बेटा हम लोग अलग अलग प्रकार के इकाई सेलों की संकुलन क्षमता को पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने सरल या आद्य इकाई सेल की संकुलन क्षमता को ज्ञात कर लिया था। आज हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है एफसीसी के लिए। एफसीसी का मतलब है फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। एकक कोशिका को इकाई सेल भी कह सकते हो। हमें उसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका होती क्या है, किसे कहते हैं फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। तो बेटा सबसे पहले मैं फलक केंद्रित एकक कोशिका को बना देता हूं। आपको याद भी होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका होती है एक ऐसी एकक कोशिका ये एकक कोशिका हो गई, एक ऐसी एकक कोशिका जिसके कोनों पर तो अवयवी कण पाए ही जाते हैं। ये दूसरे कोने पर अवयवी कण, तीसरे कोने पर अवयवी कण, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें, आठों कोनों पर तो एक एक अवयवी कण पाया ही जाता है। बल्कि इकाई सेल की समस्त फलकों पर, हर एक दीवार पर, जितनी भी दीवारें, 6 दीवारें होती हैं, तो उन सभी 6 दीवारों पर एक एक अवयवी कण भी पाया जाता है। तो मैं सभी दीवारों को बना देता हूं। मैं सबसे पहले निचली सरफेस का अवयवी कण, साइड वाली सरफेस का अवयवी कण, लेफ्ट साइड वाली सरफेस का अवयवी कण, ऊपर वाली सरफेस में उपस्थित अवयवी कण। अभी 2 अवयवी कण बचते हैं। इस बैक साइड वाली सरफेस पर, इस पीछे वाली सरफेस का अवयवी कण मैंने यहां बना दिया है, और आगे वाली भी सरफेस का कोई अवयवी कण होगा, मैंने उसको यहां बना रखा है। या इसको एक काम कर लें, आगे वाली सरफेस का अवयवी कण मैं यहां बना देता हूं। तो ये अवयवी कण यहां यहां अवेलेबल होते हैं। मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं इसको लिख भी सकता हूं। क्या लिख सकते हैं इसको कि फलक केंद्रित इकाई सेल में, एफसीसी में, या फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण एक तो कोनों पर होते हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। मैंने देख भी रखा था कि अवयवी कण जो थे, तो एक तो सभी के सभी कोनों पर थे और एक एक अवयवी कण सारी फलक पर उपस्थित थे। फलक का मतलब है, अगर मैं कमरे को इकाई सेल मान के चलूं तो सारे कमरे की दीवारों पर, छत पर और फर्श पर, ये सब जगह एक एक अवयवी कण अवेलेबल था। तो मैंने बताया भी कि एफसीसी एक ऐसी संरचना होती है जिसमें अवयवी कण कहां कहां पर होते हैं, कोनों पर, और साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर यहां यहां अवयवी कण होते हैं। बेटा एक तो मैंने ये बना लिया। अब इसमें से मैंने बहुत सारे अवयवी कण बनाए हैं और इस अवयवी कणों की संरचना कुछ इस प्रकार की बना रखी है मैंने। अवयवी कणों की संरचना कुछ इस प्रकार बना रखी है कि आपको फ्रंट साइड, आगे वाले हिस्से के भी अवयवी कण दिखाई देते हैं और पीछे वाले हिस्से के भी अवयवी कण दिखाई देते हैं। तो जब सभी डायरेक्शंस के अवयवी कण दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो बेटा इन अवयवी कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अगर मैं बड़े आकार का अवयवी कण बना दूंगा, आप सोचो मैं अगर इतने बड़े आकार का अवयवी कण बना देता हूं तो पीछे रखे हुए अवयवी कण ढक जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे इकाई सेल में जो एक्चुअल साइज के एटॉमिक पार्टिकल होते हैं मैं उनका स्ट्रक्चर बनाता हूं। और उनका कितना स्ट्रक्चर बनाता हूं, केवल ऊपरी हिस्से वाला स्ट्रक्चर। अगर मैं ध्यान दूं तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर, अगर इस भाग को ए नाम दिया जाए, ये इस भाग को बी नाम दिया जाए, इस भाग को सी नाम दिया जाए, मैं केवल ऊपरी सतह का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ऊपरी सतह का स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, ऊपरी सतह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि ए से बी की ओर गई लाइन, फिर बी से सी की ओर गई लाइन, और आप इस बात को विशेष ध्यान दोगे कि जो ए से बी पर लाइन गई और बी से सी पर लाइन गई, ए ये वाला हिस्सा हो गया, यहां बी और यहां पर अवेलेबल है सी।
ए से बी और बी से सी पे जाने पर बी और सी के बीच जो कोण बनेगा, बेटा अगर आप ध्यान दें तो ये एक दीवार का दूसरी दीवार के साथ कोण है, एक फलक का दूसरी फलक के साथ केंद्र है कोण है, एक फलक और दूसरी फलक के मध्य घनी एकक कोष्ठिका का कोण बेटा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और फिर इसके बाद मैं एक और लाइन को ड्रॉ करूंगा, इसको जो ए से कहां की ओर गया है, सी की ओर। अगर मैं ध्यान दूं इसमें से तो एक अवयवी कण ए पर अवेलेबल है, एक अवयवी कण बी पर अवेलेबल है, एक अवयवी कण सी पर अवेलेबल है। मैं अगर ए बी सी में उपस्थित अवयवी कणों को एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट करता हूं तो बेटा ये हो गया ए पर अवयवी कण, ये हो गया ए पर उपस्थित अवयवी कण, बेटा ये हो गया बी पर उपस्थित अवयवी कण, और ये हो गया सी पर उपस्थित अवयवी कण। ए पर उपस्थित अवयवी कण, बी पर उपस्थित अवयवी कण और सी पर उपस्थित अवयवी कण। लेकिन अभी एक अवयवी कण बेटा छूट रहा है, ये वाला बीच वाला। तो मैं इस बीच वाले अवयवी कण को भी बना देता हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के फॉर्म में मेरा बेटा ये पार्टिकल जो है वो छोटा बन गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। सारे के सारे पार्टिकल का साइज आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं केवल इस घनीय सेल के ऊपरी भाग के हिस्से को स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। मैंने इस भाग को, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए डी नाम देता हूं, वहां के मैंने स्फीयर को नहीं बनाया है, क्योंकि वहां का स्फीयर कैलकुलेशन के दौरान हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। अगर डी वाले स्फीयर की जरूरत पड़ती कैलकुलेशन के दौरान, मैं उसको भी बना लेता। यह फिगर तो मैंने आपको समझाने और कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए केवल बनाया है। अब मैं क्या देखता हूं, मैं दो चीजें मान लेता था, एक तो गोलों की त्रिज्याएं मानता था और दूसरी चीज में क्या मानता था, घन की भुजा कितनी है। तो मैं एक एक चीज को निकालना स्टार्ट करता हूं। और उससे भी पहले बेटा मुझे यह निकाल लेना चाहिए कि अगर कोई फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मैं पहले परमाणुओं की संख्या निकालता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि परमाणुओं की संख्या क्या होगी। बेटा परमाणुओं की संख्या की बात करोगे तो देखो हम लोगों ने एक रूल पढ़ रखा था। क्या रूल पढ़ रखा था, मैं सब जगह के अवयवी कणों को लूंगा। सबसे पहले कोनों के अवयवी कण लेते हैं। आप सबको पता है एफसीसी में कोने कितने होते हैं, 8, और 8 कोनों पे उपस्थित अवयवी कण का इकाई सेल में हिस्सा होता है 1/8। अब ये तो कोनों के लिए हो गया, अब आ गया फलक के लिए। क्या है, इस इकाई सेल में कोई भी अवयवी कण फलक पर उपस्थित है। बात यहां लिखिए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर अवयवी कण है। तो एक घन के इकाई सेल में फलक की संख्या होती है 6 और फलक पर उपस्थित अवयवी कण का इकाई सेल में हिस्सा होता है 1/2। अभी क्या, अब चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर पर, क्या कोई पार्टिकल कोर पर है। तो बेटा हमारे पास कोर पर पार्टिकल है, ना तो यहां विवरण दिया गया है और ना मुझे यहां पर कोर पर कोई पार्टिकल दिखाई देता है। तो मैं कोर वाले हिस्से को छोड़ देता हूं फॉर्मूले को, और केंद्र वाले को भी छोड़ देता हूं, क्योंकि केंद्र पर भी कोई पार्टिकल नहीं है। और इस हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाती है, 4। मतलब अगर हमारे पास एफसीसी स्ट्रक्चर है, इसमें एटम्स की संख्या कितनी होगी, 4। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे माननी है। माना घनी या घन, जो आपको क्यूब दिख रहा है, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। मैंने माना इस घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है, अगर घन की भुजा a सेंटीमीटर है, इसका मतलब a से b की डिस्टेंस कितनी है, a से b की डिस्टेंस कितनी है, a। अगर बेटा घन की भुजा a है तो b से c, ये भी तो घन की भुजा है, और b से c अगर घन की भुजा है तो मैं b से c की डिस्टेंस को भी a सेंटीमीटर नाम दे देता हूं। कैसे, ये भी घन की क्या है, भुजा है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा कैलकुलेशन का, और एक चीज कि घन की भुजा तो मैंने मान ली, लेकिन मैंने ये नहीं माना कि ये जो अवयवी कण बी पर अवेलेबल है, ए पर अवेलेबल है, सी पर अवेलेबल और सेंटर पर यहां अवेलेबल है, उसकी त्रिज्या को भी मान लेता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा तथा अवयवी गोलों की त्रिज्या, तथा अवयवी गोलों की
त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। मैंने अवयवी गोलों की त्रिज्या कितनी मान ली? r सेंटीमीटर। अब मुझे सबसे पहली नंबर की बात चाहिए कि मुझे घन की भुजा और गोलों की त्रिज्या, घन की भुजा a और गोलों की त्रिज्या स्मॉल r, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको वैसे भी याद रखना है। कभी भी आपसे पूछ ले एफसीसी के लिए या बीसीसी के लिए, किसी भी के लिए आपको इकाई सेल के लिए पूछ ले कि घन की भुजा a और अवयवी कण की त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या होता है, ये आपको तैयार होना चाहिए। तो मैं इस इकाई सेल के लिए त्रिज्या r और घन की भुजा a के बीच में रिलेशन निकालता हूं। कैसे निकालते हैं? एक चीज सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है, हमने अवयवी गोलों की त्रिज्या कितनी मानी है? r, मतलब ए सेंटर वाले गोले की त्रिज्या r, सेंटर बी वाले गोले की त्रिज्या r, सेंटर सी वाले गोले की त्रिज्या r, और ये जो बीच में एक m सेंटर नाम का गोला बना है इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? r होगी। ये मुझे पता है। अब मैं इस ट्राइएंगल को ले लेता हूं। अगर ये 90 डिग्री का ट्राइएंगल है तो इस 90 डिग्री के ट्राइएंगल में एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखी है, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं सबसे पहले ट्राइएंगल का नाम लिखता हूं ABC, ट्राइएंगल ABC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो इस पे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर इस ट्राइएंगल पे देखा जाए तो बेटा कर्ण का नाम है ए से सी। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और ये कर्ण की भुजा कहां से कहां तक है? ए से सी तक। हमारे फिगर में कर्ण का नाम AC है। बेस आधार कहां से कहां तक है? A से B तक। मैं इसको नाम दे देता हूं AB का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको और चेक करता हूं तो एक ध्यान देने वाली बात है, दूसरी भुजा है परपेंडिकुलर, लंब जिसको हम BC का नाम देते हैं, BC का स्क्वायर। बेटा सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी बात, A से C की डिस्टेंस। अभी आप इसको चेक करोगे, अगर आपको A से C पहुंचना हो, A से C की डिस्टेंस को पार करने के लिए आप गोलों में से कितनी त्रिज्याओं को पार करोगे? देखो मैं बताता हूं। अगर आपको A से C जाना है, आप सबसे पहले यहां से इस पॉइंट तक गए, यहां से इस पॉइंट तक जाने में आपने R रेडियस तय की, फिर यहां से इस सेंटर तक जाने में R रेडियस, सेंटर से इस भाग तक जाने में R रेडियस, और फिर यहां से फिर C तक से सेंटर में जाने तक में R रेडियस। तो आपने कितने R को इस्तेमाल किया? 1 2 3 4, अर्थात आपने 4 रेडियस कवर की केवल A से C तक पहुंचने में। तो A से C की डिस्टेंस कितने रेडियस के इक्वल हो गई? 4 रेडियस के इक्वल हो गई। आगे चलते हैं, स्क्वायर भी लगा देते हैं बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो, A से B के बीच की डिस्टेंस, कभी कभी दिमाग में आ जाता है सर जी A से B के बीच की डिस्टेंस ये R 2R होगी, लेकिन गलत, ये वाली सब जगह भी तो छूट जाएगी ना, और इस जगह का तो कोई नॉलेज ही नहीं है हम लोगों को। तो मैं A से B की डिस्टेंस को R के टर्म्स में नहीं लूंगा, मैं A से B की डिस्टेंस को A के टर्म में लूंगा। B से C की डिस्टेंस को भी काहे के टर्म्स में लिया जाएगा? A के टर्म्स में, क्योंकि A से B घन की भुजा है, B से C वो भी घन की भुजा है। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करने में मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है 4 का स्क्वायर 16, R स्क्वायर 2A स्क्वायर। बेटा इसको और सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा। A स्क्वायर का रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट A, 8 का निकालोगे तो 2 रूट 2, R स्क्वायर का निकालोगे तो R। तो बेटा ये हो गया रिलेशन किसके किसके बीच में? घन की भुजा A और अवयवी कण के गोलों की त्रिज्या R के बीच का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है। हर एक इकाई सेल में मैंने बताया था, चाहे वो सरल याद इकाई सेल हो, चाहे वो फलक केंद्रित इकाई सेल हो, लेकिन आपको हर एक प्रकार के इकाई सेल में घन की भुजा और अवयवी गोलों की त्रिज्या के बीच का रिलेशन आना ही चाहिए। कि रिलेशन क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। क्यों? ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए हम इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, हमें तो ये तैयार होना चाहिए। मैं लिख दूंगा 2 रूट 2 R के बराबर होती है A की वैल्यू।
और जब मैंने ए की वैल्यू आर के टर्म में या ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लिया है, अब हम संकुलन क्षमता एफसीसी के लिए निकालेंगे। तो बेटा संकुलन क्षमता जिसको पैकिंग इफिशियंसी भी कहते हैं, तो बेटा पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछले लेक्चर में। क्या फॉर्मूला था? परमाणुओं की त्रिज्या, परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन, नीचे था इकाई सेल का आयतन, और क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में निकालनी थी 100 का मल्टीपल था। अब परमाणुओं का आयतन निकालते हैं और इकाई सेल का आयतन निकालते हैं। तो बेटा बड़ा आसान सा है। परमाणुओं का आयतन, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। परमाणुओं के आयतन, परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार, अर्थात गोले का आयतन निकालना है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये परमाणुओं का आयतन हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है 4/3 पाई आर क्यूब ये एक परमाणु का आयतन होगा, क्योंकि एक परमाणु गोलाकार होता है, गोले का आयतन मैंने लिख रखा है। लेकिन जब मैंने एफसीसी के स्ट्रक्चर को देखा था, एफसीसी के स्ट्रक्चर में परमाणुओं की संख्या कितनी निकली थी? 4। एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 परमाणुओं को, 4 एटम्स का जो आयतन होगा वो होगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। एक अवयवी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 अवयवी गोलों का आयतन 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखना है इकाई सेल का आयतन, क्योंकि इकाई सेल का आकार घन के आकार का है। घन के आयतन का फॉर्मूला लगेगा, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और इस बार भुजा का मान है a। हमने भुजा मानी भी है कहीं, हाँ भुजा है a। क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, मैं 100 से मल्टीपल की देता हूं। इसको उधर हल करते हैं। पैकिंग इफिशियंसी को कितना आएगा? पैकिंग इफिशियंसी, मैं अगर पैकिंग इफिशियंसी को सॉल्व करता हूं तो ऊपर 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16/3। बेटा इसको और सॉल्व करते हैं। पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में बेटा आर क्यूब लिखा हुआ है। आगे नीचे आ जाते हैं बेटा ए क्यूब। ए की वैल्यू रख दी जाए, तो ए की वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू आएगी पैकिंग इफिशियंसी। ए की वैल्यू है 2√2r, और बेटा देखो ए का क्यूब है तो मैंने इस ए की वैल्यू का क्यूब कर दिया, और परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए 100 का मल्टीपल चलता रहेगा। पैकिंग इफिशियंसी को कैसे निकालेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं। 16 × 22/3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, और इसको सॉल्व करते हैं बेटा नीचे वाले को। तो 2 का अगर क्यूब करोगे, 2 का क्यूब तो ये होता है 8, और फिर 2 का करते हो तो 2 का √2 का क्यूब करते हो तो 2√2, r का क्यूब करते हो r क्यूब, और ऊपर बेटा भी लिखा है r क्यूब × 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे? पैकिंग इफिशियंसी के फॉर्मूले को ऊपर 16 × 22/21। बेटा इस नंबर व नीचे वाले नंबर के नीचे 1 मान लें और इसको पलट के मल्टीपल करते हैं। 1 ऊपर गया, 8 × 2√2 कहाँ गया? नीचे, और साथ में मल्टीपल किसका था? 100 का। इसको सॉल्व करोगे 2 टाइम में जाएगा, 8 से 16, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूले में अब बचता क्या है? पैकिंग इफिशियंसी पर। तो मैं चेक करता हूँ पैकिंग इफिशियंसी पर 22 बचा, नीचे मैं लिखे लेता हूँ 22/21 × √2 × 100। बेटा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या कर लेते हैं कि √2 का मल्टीपल ऊपर, √2 का मल्टीपल नीचे। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? ऊपर आएगा जाएगा 22 का 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आया, साथ में मैंने क्या लिख दिया? √2। नीचे आप चेक करोगे नीचे क्या हुआ? 21 तो लिखा ही था, साथ में √2 और √2 मिलके बनाएगा 2। बेटा इसको डिवाइड करोगे, पैकिंग इफिशियंसी
बेटा फॉर्मूले में बचा क्या आया, 1100, √2 की वैल्यू रख लेते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन 21। बेटा ये आ गया फॉर्मूला, मैंने यहां तक बना लिया। अब आपकी ड्यूटी ये है और आपका काम ये है, आप इसका मल्टीप्लाई करें, आप इसको कैलकुलेट करिए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 74% के आसपास आएगा। 74% आएगा। इसका मतलब है अगर कोई फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसकी संकुलन क्षमता जो निकलती है 74%, अर्थात इस पूरे इकाई सेल में अवयवी गोलों ने 74% भाग को खुद ढक रखा है। 74% भाग तो केवल अवयवी गोलों का है। अगर 74% भाग अवयवी गोलों का है तो बात आती है कि इस प्रकार की पैकिंग में कितना % भाग रिक्त स्थान का है। बड़ा आसान है। कल मैंने रिक्त स्थान का भाग निकालने के लिए इस 74 को 100 में से माइनस कर दिया था, क्योंकि पूरे इकाई सेल के वॉल्यूम को मैं 100% मानता हूं। अगर पूरे इकाई सेल के वॉल्यूम को 100% मानेंगे, उसमें से 74% भाग जो है वो अवयवी गोलों का है, तो रिक्त स्थान कितने का है, 100 माइनस 74, 26% पार्ट जो है ये रिक्त स्थान का है। तो अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी पता है कि पैकिंग में गोलों ने कितना भाग घेर रखा है, तो आसान है कि आप ये भी निकाल सकते हो कि वॉइड्स का स्थान क्या है, रिक्त का स्थान कितना है, रिक्तियों का स्थान कितना है, अंतराकाशीय रिक्तियों का स्थान क्या है, 26%। तो बेटा ये आपके लिए फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। मैं जब नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगा तो काय केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप की संकुलन क्षमता होगी जिसे आप आसानी से तैयार कर लोगे। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी घन की भुजा और अवयवी गोलों की त्रिज्या के बीच जब संबंध पूछता है, अलग अलग प्रकार के इकाई सेलों के लिए रेडियस और घन की भुजा के बीच का रिलेशन अलग अलग पाया जाता है। तो बाकी के आर्टिकल को पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।